हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि 1000 प्लस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और उसमें हमने 46 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखें, जिसमें कि 1 से लगाकर 46 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे और इसके बाद नेक्स्ट 47 क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन है और ये जो पेपर है ये पेपर मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल मध्य प्रदेश में जो टेस्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई थी, उस वैकेंसी के में जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन का ये पेपर है। तो फ्रेंड्स, उस पेपर में से मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं और उन्हीं 1 लाइनर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 1000 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं फ्रेंड्स, टोटल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, जो कि सारे जो एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम में जैसे कि लाइन अटेंडेंट, टेस्टिंग असिस्टेंट, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, इन सभी में जो भी ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो भी पेपर हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड्स। और ये सारे जो क्वेश्चन है ये सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम के क्वेश्चन है और ये आपकी ट्रेनिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी वीडियो। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक DC मोटर में कौन सी मात्रा प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर की विद्युत धारा के लिए अनुपातिक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया है कि एक DC मोटर है, DC मोटर में कौन सी मात्रा जो होती है वो आर्मेचर की विद्युत धारा के समानुपाती होती है या फिर अनुपातिक होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टार्क जो होता है, टार्क का फार्मूला होता है T समानुपाती फाई IA। तो उसमें जो टार्क होता है DC मोटर का वो DC मोटर के फ्लक्स के और आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि आर्मेचर धारा के समानुपाती क्या होता है, तो टार्क होता है और टार्क को हम बोलते हैं बलागुर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलागुर्ण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि वोल्टेज E, बैक EMF EB, आर्मेचर धारा IA और आर्मेचर प्रतिरोध RA है तो एक DC मोटर के लिए कौन सा समीकरण सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको वोल्टेज V की जगह इन्होंने यहाँ पर E दे दिया है, तो E भी लिख सकते हैं और V भी लिख सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है V = EB + IARA। तो यहाँ पर V की जगह हम E लिख देते हैं तो E = हो जाएगा EB + IARA और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोटर की घूर्णन गति बढ़ती है तो बैक EMF पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको DC मोटर के बारे में पूछा गया है कि मोटर की अगर घूर्णन गति बढ़ती है तो बैक EMF पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम DC मोटर की घूर्णन गति का फार्मूला देखते हैं तो उसमें आता है N समानुपाती EB/φ। तो EB जो होता है वो N के समान अनुपात में होता है, मतलब कि अगर EB बढ़ेगा तो N बढ़ेगा या फिर N बढ़ेगा तो EB बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें N पूछा है कि N बढ़ता है तो EB पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो N अगर बढ़ रहा है तो EB भी बढ़ेगा, मतलब कि अगर घूर्णन गति बढ़ती है तो बैक EMF का मान भी बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप पर एक मोटर के बैक EMF का मान होता है। तो स्टार्टिंग के समय यहाँ पर बैक EMF का मान पूछा है, तो स्टार्टिंग में बैक EMF का मान फ्रेंड्स यहाँ पर 0 होता है। इसके बाद पूछा है कि एक DC मोटर में स्टार्टर का क्या कार्य है। तो DC मोटर जो होती है उसमें स्टार्टर का कार्य होता है प्रारंभिक विद्युत धारा को कम करना या फिर सीमित करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप उपकरणों में वास्तविक मान के निकटतम मान को कहते हैं। तो जो विद्युतिक मापक उपकरण होते हैं फ्रेंड्स उसमें वास्तविक मान के जो सबसे निकट मान होता है उसे हम परिशुद्धता या एक्यूरेसी कहते हैं। तो जो एक्यूरेट वैल्यू होती है, जो वास्तविक मान होता है, उसे ही यहाँ पर परिशुद्धता या एक्यूरेसी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील कॉइल मीटर माप सकता है। तो एक जो मूविंग कॉइल मीटर है फ्रेंड्स, वो मूविंग कॉइल मीटर क्या माप सकता है, तो केवल DC माप सकता है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये विद्युतिक मापक यंत्र चैप्टर से पूछे गए हैं और इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे वो DC मोटर से पूछे गए थे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो इंडक्शन मोटर और
तुल्यकालिक मोटर या फिर सिंक्रोनस मोटर से पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और रोटर गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है कि स्लिप बराबर तुल्यकालिक गति माइनस रोटर गति। तो तुल्यकालिक गति और रोटर गति के अंतर को हम स्लिप कहते हैं, इंडक्शन मोटर की स्लिप कहते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लिप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुणित या फिर बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो जो बाइनरी संख्या प्रणाली है उसमें 2 अंक होते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स जिसमें पूछा गया था कि जो हेक्साडेसिमल है उसमें कितने अंक होते हैं। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं। ऑक्टा अगर पूछे या फिर ऑक्टल पूछे तो उसमें 8 होते हैं, और बाइनरी पूछे तो 2 होते हैं, और डेसिमल पूछे तो 10 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि दशमलव संख्या 7 के समकक्ष द्विगुणित बाइनरी संख्या है। तो जो दशमलव संख्या दी गई है, डेसिमल अंक दिया गया है 7, इसको आपको चेंज करना है बाइनरी में। तो डेसिमल को बाइनरी में आपको चेंज करना है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें 2 से डिवाइड करते जाना है, 2 से डिवाइड करना है, और एक तरफ आपको जो शेषफल बचा है वो लिखते जाना है, और एक तरफ आपको 2 लिखते जाना है। तो जो शेषफल बचेगा उसमें तीनों 1 1 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 1 1 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से फ्रेंड्स लघुत्तम के जो सवाल करते हैं उसी टाइप से यहाँ पर 7 को 2 से विभाजित करते जाना है, और शेषफल को हमको यहाँ पर जो घटते क्रम से बढ़ते क्रम में नीचे से ऊपर की ओर लिखते जाना है। तो 1 1 1 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का। तो 57 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है, एक द्वि इनपुट वाले लॉजिक गेट का आउटपुट केवल तभी उच्च होता है जब इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों उच्च होते हैं। यह कौन सा गेट है। तो यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स कि एक 2 इनपुट वाला कोई लॉजिक गेट है, उसका आउटपुट केवल तभी उच्च होता है जब इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों उच्च होते हैं। यहाँ पर उच्च का मतलब है 1 और निम्न का मतलब होता है 0। तो 1 और 0, तो यहाँ पर जो एंड गेट होता है फ्रेंड्स उसमें हम जब दोनों इनपुट पर 1 टाइप करते हैं या फिर दोनों इनपुट पर उच्च देते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है वो उच्च होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड गेट। इसके बाद नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन है, माप उपकरणों में शंट का उद्देश्य क्या है। तो जो माप उपकरण होते हैं उनमें शंट का उद्देश्य होता है एमीटर की रेंज में वृद्धि करना, और एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा का मापन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेगर का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है। तो एक मेगर जो होता है उसका उपयोग बहुत उच्च प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर का क्या कार्य करता है। तो जो डीसी जनरेटर होता है फ्रेंड्स वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो जो डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज उत्पन्न होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन की दर जो होती है उस पर निर्भर करती है वोल्टेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का, डीसी जनरेटर का कौन सा हिस्सा रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है। तो इसका एक क्वेश्चन पहले भी आया था फ्रेंड्स कि कौन सा, इसमें इसी पेपर में मैंने अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन बताया था कि डीसी जनरेटर जो होता है उसमें कम्यूटेटर का क्या कार्य है। तो कम्यूटेटर जो है वो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में चेंज करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो डीसी जनरेटर में कौन सा भाग है वो रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स जो कम्यूटेटर है वो रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर में चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली वाइंडिंग को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डीसी मोटर होती है उसमें चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने वाली जो वाइंडिंग होती है उसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो सारे क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगा है। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी ही आपको वीडियो मिलती रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्रेंड्स आपको आने वाले दिनों में सारे 1000 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा इसी टाइप से वन लाइनर के हिसाब से जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी मोटर में फील्ड कोयल आर्मेचर कोयल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। तो
कौन सी मोटर है फ्रेंड्स जिसमें फील्ड कॉइल आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है? तो श्रेणी कुंडलित मोटर या फिर सीरीज वाउंड जो मोटर होती है वो, उसमें फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल दोनों सीरीज में जुड़ी हुई रहती है। 65 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है रेक्टिफायर में फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है? तो रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर में फिल्टर का उद्देश्य होता है रिपिल्स को हटाना या फिर लहर या रिपिल को हटाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की डीसी मोटर नो लोड पर प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो है कि सीरीज मोटर या फिर श्रेणी मोटर। तो श्रेणी मोटर या सीरीज मोटर जो होती है फ्रेंड्स, उसे कभी भी नो लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो नो लोड पर जो डीसी सीरीज मोटर है उसकी गति भयानक रूप से बढ़ सकती है इसलिए, और इसकी वाइंडिंग उखड़ सकती है, इसलिए डीसी सीरीज मोटर को कभी भी लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज की इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ क्या है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है फ्रेंड्स, उसका सबसे मुख्य लाभ यह होता है कि यह स्वतः प्रारंभ हो सकती है, यह सेल्फ स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपूर्ति आवृत्ति में वृद्धि होती है तो 3 फेज की इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसमें वृद्धि होती है तो 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी सिंक्रोनस स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो तुल्यकालिक गति होती है वो तेज हो जाती है, क्योंकि जो फार्मूला होता है n = 120 F/P। तो अगर n बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर पूछा है कि अगर F बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? तो F बढ़ता है तो गति भी बढ़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप विद्युत स्टेशनों में मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन करने के लिए कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट में जो बिजली बनती है उसका उत्पादन करने के लिए कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो थर्मल पावर प्लांट में फ्रेंड्स कोयले को जलाया जाता है, यहाँ पर कोयला ईंधन उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक HRC फ्यूज में HRC का पूर्ण रूप क्या है? तो HRC फ्यूज जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, या फिर अगर हम हिंदी में बोले तो उच्च विच्छेदन क्षमता या फिर उच्च विदारण क्षमता इसको बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए गेट का नाम बताइए। तो इस टाइप का आपको एक डायग्राम दिया गया था और पूछा गया था कि इस गेट का नाम बताइए। तो ये जो गेट है इस गेट का नाम है OR गेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, नीचे दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है? तो नीचे जो दिया गया प्रतीक है इस टाइप का, ये प्रतीक दर्शाता है लैंप का निशान। इसके बाद फ्रेंड्स 73 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से एंड गेट के लिए प्रतीक पहचाने। तो एंड गेट के लिए अपने को यहाँ पर प्रतीक पहचानना है, तो एंड गेट जो है उसका प्रतीक इस टाइप का बनता है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद 74 नंबर का क्वेश्चन है कि एक स्टार्टर के लिए प्रतीक क्या है? तो फ्रेंड्स स्टार्टर के लिए वहाँ जितने भी 4 प्रतीक दिए हुए रहेंगे उसमें से जो स्टार्टर का प्रतीक है उस पर आपको राइट का निशान लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 ओम के प्रतिरोधक में वोल्टेज की मान क्या होगी? तो इस टाइप का एक डायग्राम दिया गया था फ्रेंड्स और उसमें पूछा गया था कि 30 ओम का जो प्रतिरोधक है, जो सबसे लास्ट में 30 ओम का लगा हुआ है, उसमें उसकी वोल्टेज क्या होगी। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज हमें दी गई है 120 वोल्ट, और टोटल अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हमारा 60 ओम हो रहा है, क्योंकि 10 ओम सबसे पहला वाला, 20 ओम दूसरा और 30 ओम तीसरा, तो तीनों सीरीज में है। तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल आर जो हो जाएगा वो 60 ओम हो जाएगा, और वी दिया गया है हमको 120 वोल्ट। तो यहाँ पर हम I निकाल लेंगे, तो इस पूरे में जो I निकलेगी वो I का मान आएगा V बराबर IR से। यहाँ पर हम I बराबर V/R रखेंगे, और V/R रखेंगे तो 120/60 होगा, और 2 एम्पियर यहाँ पर I की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको क्या ज्ञात करना है? 30 ओम वाले प्रतिरोधक में वोल्टेज ज्ञात करना है। तो V बराबर होता है फ्रेंड्स IR। यहाँ पर R की वैल्यू जो है इस वाले के लिए ओनली बात की गई है, तो इसमें R की वैल्यू 30 है और I की वैल्यू 2 है।
तो 2 में हम 30 का गुणा करेंगे तो 60 वोल्ट हमारे सामने आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स 60 वोल्ट। तो इस तरह से फ्रेंड्स टोटल 75 जो क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसी टाइप से हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स टोटल 100 क्वेश्चन आए थे इन एग्ज़ामों में और इन्हीं के जैसा सेम पैटर्न ट्रेनिंग ऑफिसर में भी रहने वाला है। तो 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के और जो 25 क्वेश्चन है उसमें से 25 क्वेश्चन में नॉन टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती है जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी नहीं आती है, उसमें जीके, मैथ, रीजनिंग और एमपी जीके, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें 25 नंबर में आती है और बाकी का जो 75 नंबर होते हैं उस 75 नंबर का यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पूछी जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये वाला जो पेपर था मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल जो टेस्टिंग असिस्टेंट का पेपर हुआ था वो पेपर हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर हम करेंगे जिसमें कि फिर से हम 75 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।